हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, पेपर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटे। पेपर का डिस्कशन जो है वो हम लोग इमीडिएटली बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटे, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज करेगा कौन से प्रोसेस में। ठीक है। तो इसमें आप यूज करेंगे बेटे, एक फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जो कि एक इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव्ड है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ऑप्शंस है। ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या कि ये जीरो हो जाए ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये क्यू जीरो हो जाता है ना। और जो डेल्टा ई है बेटा आपका, वो एन सी बी डेल्टा टी होता है ना। और ये वर्क के इक्वल रहेगा। अगर आपको टेम्परेचर में क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए हम लोग सारा फोकस एडियाबैटिक पे रखा है। ठीक है। क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज वाई उसमें टेम्परेचर इंक्रीज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक। इसीलिए फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखिए, जो क्यू है वो जीरो हो गया और वर्क आपका पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, है ना। और डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तभी टेम्परेचर क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। ठीक है। और वर्क पॉजिटिव कब हो सकता है, जब क्या हो, कंप्रेशन हो। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, इडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, ये रिएक्शन ने बेटे क्यूपी दिया है। क्यूपी का मतलब है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी थर्मोडायनामिक्स का ही क्वेश्चन है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज, तो इसका मतलब आपको डेल्टा एच दे दिया -28, है ना, किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, क्यूबी पूछा है। क्यूबी पूछने का मतलब हो गया, आपसे पूछा गया बेटे डेल्टा ई की वैल्यू। ठीक है। और क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट करने के लिए। डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है। तो जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू ये रही, डेल्टा ई आपको पूछा गया तो इसको यहां लेके आना पड़ेगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू भी पुट कर देते हैं -28, और माइनस डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी क्या आएगा बेटे, ये आपका है 1 मोल गैस, और ये इधर आपका सॉलिड सॉलिड जीरो हो गया, मतलब गैस वाला, और ये लिक्विड है, ये भी जीरो। ठीक है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई 1, है ना। क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल्स। ठीक है। 1। आर की वैल्यू रखेंगे क्या, 2/1000, क्योंकि आपको कैलोरी में आंसर देना है, किलो कैलोरी में बेसिकली, इसलिए 1000 से डिवाइड भी कर दिया। और टेम्परेचर केल्विन में रख दिया आपने, है ना। जिसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर जो है वो 28 से थोड़ा ज्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ मैं, साइन वाइज नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज थोड़ा ज्यादा आएगा, तो आंसर आपका एक ही ऑप्शन ऐसा बनता है, 28.6 माइनस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल आइडियल गैस है, 3 लीटर वॉल्यूम लेता है बेटे, और एक्सपैंड करता है अप टू 30 लीटर, और एक्सटर्नल प्रेशर इतना है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। वर्क का जो फॉर्मूला है ना, वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है। तो पी एक्सटर्नल हो गया बेटे 1 atm, और डेल्टा वी का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम, जो कि होगा क्या, 10 लीटर या फिर 10 dm क्यूब। ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है ना, 10 लीटर बोले या फिर 10 dm क्यूब बोले, वो दोनों सेम चीज होती है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बेटे -10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एनर्जी चेंज बताना है आपको। 1 मोल वाटर कन्वर्ट किया गया है स्टीम में। बाकी आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटे आपको। वाटर और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जीरो, है ना। ये सब डेटा आपको ऐसे दिया गया टाइम पास के लिए। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इनमें से कौन सा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए होगा। ठीक है। तो देखो इसमें, ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है बेटे, ये आपका डेल्टा एच नेगेटिव है। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सर एक्सो है कि एंडो है। तो आप देखो यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है -131, इस साइड लिखा है, राइट साइड में। इसका मतलब ये इधर को आएगा, राइट, लेफ्ट साइड में। और इतनी हीट क्या होगी बेटे, एब्जॉर्ब होगी। इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है। जस्ट लाइक दिस रिएक्शन। ठीक है। तो इसीलिए ये दिख रहा है एक्सो, पर ये एक्सो है नहीं, ये सॉरी, ये एंडो है। हाँ, एक्सो है, एंडो है, ये एक्सो नहीं है, मतलब एक्सो नहीं है, एंडो है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्या, एक्सो, तो इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा बेटे, फोर्थ आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इनमें से इंटेंसिव कौन सा है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंटेंसिव होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है बेटा इसमें, मास परसेंटेज, जो कि एक कंसंट्रेशन टर्म है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जो वो इंटेंसिव ही होता है ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी सारे क्या है, एक्सटेंसिव। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक है, देखिए कंबशन जहां पर है वो एंडो नहीं हो सकता, कंबशन इज ऑलवेज एक्सो। ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। H2 और O2 की जो रिएक्शन है ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये फैक्ट है बेटे, आज एज फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एलिमिनेशन मेथड है उससे आपका ये आंसर बनता है कि ये आपका इकलौता एंडोथर्मिक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये है न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, ये आपको दे रखा है कि अगर एक एक इक्विवेलेंट होगा तो 13.7 निकलेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो 1 ग्राम मोल का मतलब हुआ 1 मोल, है ना, और 1 मोल का मतलब हो जाएंगे क्या, दो इक्विवेलेंट्स, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर तो 2 है और नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 into 2 क्या हो जाएगा बेटे, 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2 है और एक इक्विवेलेंट से 13.7 रिलीज होता है। दैट इज वाई आपका जो हीट रिलीज होगा वो 13.7 का डबल होगा, जो कि कितना हो जाएगा बेटे, 27.4 किलो कैलोरी, है ना। एक मोल में दो इक्विवेलेंट H2SO4 का हुआ, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, एस टोटल दिया है बेटे, एस डेल्टा एच सिस्टम दिया है, टी दिया है, और पूछ रहा है सिस्टम का क्या होगा ना। तो देखो, सिस्टम का डेल्टा एस प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस, ये दोनों मिलाकर के क्या होगा बेटे, टोटल होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा सिस्टम का है तो आप कुछ मत करें, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्या होगी बेटे, ये -40, जो कि आपका टोटल है, मतलब है ना, टोटल है, ठीक है। और आपसे पूछा सिस्टम का है और डेल्टा एच भी सिस्टम का ही दिया है। अच्छा, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं आएगा भाई, इसका कोई यूज नहीं आएगा बेटे आपके, क्योंकि डेल्टा एच सिस्टम का पूछा हुआ है। दैट इज वाई आप क्या करोगे, डेल्टा एच रखोगे सिस्टम का और बाई क्या करोगे बेटे, टेम्परेचर केल्विन में, है ना, डेल्टा एच सिस्टम का और टेम्परेचर केल्विन में। तो 2000 बाई 400 करेंगे आप, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5, है ना, 5 आएगा, ठीक है। क्या किलो जूल्स में आएगा, तो वो भी प्लस में आएगा बेटा, है ना। तो इसीलिए +5 हो गया, मतलब इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं हुआ। अगर सराउंडिंग का पूछा होता, सराउंडिंग का पूछा होता, ठीक है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते, सिस्टम वाला यहाँ पर पुट करते और सराउंडिंग का निकालते, ये वाला -5 यहाँ पर लेके जाते, तो -45 फिर आपका आंसर बनता था, ठीक है। पर पूछा ही सिस्टम का है तो इसीलिए आप फोर्थ लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है। H2 और Cl2 रिएक्शन से ये बन रहा है ना, और हीट जो इवॉल्व हुई है वो इतनी हुई है, बॉन्ड एनर्जी इतनी इतनी है, और HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। देखिए सिंपल सी चीज है बेटे, अगर आपको दे रहा है क्या, हीट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो मतलब इसका डेल्टा H जो है वो है 182, है ना। हीट इवॉल्व है इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं ना। हीट रिलीज का जो साइन होता है, इवॉल्व का जो साइन होता है वो निगेटिव के साथ होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बच्चे, माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, समेशन ऑफ BDE ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट्स है क्या, H2 और Cl2, तो वो है 430 और +242 -2x, है ना। x क्यों मान रहा हूं, बिकॉज जो HCl है वो आपका प्रोडक्ट है और उसी का आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालना है, उसको आप x अज्यूम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा, यू विल गेट योर आंसर, है ना, x की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 पूछा है, दैट इज, अच्छा देखो H2SO4 का जो फॉर्मेशन है वो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो किससे किससे मिलके बना है, H2 गैस, है ना, S सॉलिड और 2O2 गैस, ठीक है, जिससे कि क्या बनेगा बेटे, H2SO4, H2SO4, ठीक है।
इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन का डेल्टा एच हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, है ना, और जिसको आपको निकालना होगा बेटे इन रिएक्शंस के हेल्प से। तो कुछ मत करिए, आप इन सभी रिएक्शंस को ना जोड़ दो, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे ना तो ये सारी चीजें कट हो जाएंगी, ठीक है, H2O भी कट हो जाएगा, है ना, और आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, सभी को ऐड कर दीजिए, इसी रिएक्शन का आपको डेल्टा एच चाहिए था वही मिल जाएगा आपको, है ना। तो मतलब बेसिकली सभी को ऐड करना है, किसी को मल्टीप्लाई भी नहीं करना 2 से 3 से, या फिर किसी को उल्टा भी नहीं करना, सिंपली ऐड। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो -300, -600 और -700 और -830, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1 नंबर। ठीक है, -830। चलिए, इंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस -5 से 5 डिग्री पे जाए, तो सिंपल सा है बेटे, -5 लोअर टेम्परेचर है, 5 हाइयर टेम्परेचर है, तो आप हीट प्रोवाइड करोगे तभी वो कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब डेल्टा एच इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा बेटे, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इन कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम, लाइमस्टोन को अगर आप लाइम में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस चाहिए आपको, है? तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है बेटे वो क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ठीक, तो बस उस फॉर्मूले में आप डाल दीजिए, तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है उसमें डालेंगे अगर, तो निगेटिव चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी लेस देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटे, टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, है ना। इसमें दोनों में वैल्यू डाल दीजिए, है ना, बस ये ध्यान देना कि ये किलो जूल्स में है, तो किलो जूल्स को जूल में करना, क्योंकि ये अभी आपका जूल में बेटा, है ना, तो किलो जूल्स को जूल में किया आपने, और नीचे वाला जूल में भी है। ठीक है, तो आपने रेशियो लिया, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर, आपको बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ। तो देखो अगेन फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया बेटे, तो फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको 1 मोल चीज बनानी है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो आपको C प्लस हाफ O2 लिखना होगा, और क्या लिखना होगा, CO लिखना होगा। बस इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, CO। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो कुछ मत करो बेटे, जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसको उल्टा करो, पर उसके पहले एक और चीज करो, इसका डेल्टा एच लिखो बेटा, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसका डेल्टा एच प्लस एक्स नहीं है, माइनस एक्स है ना, क्यों, बिकॉज ये रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है, रिएक्शन में लिखा है प्लस एक्स राइट साइड में, मतलब एक्स जूल रिलीज हुआ है, और रिलीज होने का मतलब होता है कि डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, माइनस एक्स लिखना होगा। ठीक है, और क्योंकि आपको इस रिएक्शन को उल्टा करके पहले वाले के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्लस वाई और ये रहेगा माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स विल बी द आंसर। ठीक है, आपका ये वाला रिएक्शन आ जाएगा, सेकंड वाले को उल्टा करो और पहले वाले के साथ ऐड कर दो, आपकी गिवन रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है बेटे जब रिमूविंग इतना जूल्स ऑफ हीट। अच्छा, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेल्टा ई जो है वो कैसे आएगा, डेल्टा ई होगा क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, तो रिमूव किया गया है 124, मतलब क्यू आ गया बेटे 124 माइनस में, ध्यान दीजिएगा माइनस भी लगाया है क्योंकि रिमूव किया गया है। ठीक है, और प्लस वर्क कैसे निकलेगा, वर्क आएगा P इंटू डेल्टा बी, है ना, तो P है 1520, टॉर में 760 से डिवाइड करेंगे एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम है 200 का, 377 से लेके 177 तक गया है। ठीक है, तो मतलब कंप्रेस किया गया बेटे, तो आपका वर्क जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा ना, कंप्रेस किया गया तो वर्क पॉजिटिव ही रहेगा, 377 से 177। ठीक है, तो इसीलिए 200 रख रहा हूँ, और वर्क आपका ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव में ही। ठीक है, 200 को आपने 1000 से डिवाइड करना है ताकि ये लीटर में आ जाए, तो ये हो गया एटीएम में, ये हो गया लीटर में।
प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम आपका लीटर्स में है, ठीक है। तो वर्क आया एटीएम लीटर और ये है आपका जूल में, इसीलिए आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट कर सके। एक अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन फैक्टर है ये, जो एग्जैक्ट कन्वर्जन है वो 101.3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो ये -248 तो जा ही नहीं पाएगा, प्लस भी नहीं जा पाएगा ये, ठीक है। ये -83 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ आंसर का, बाकी आप एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है बेटे किस तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक को राइट की तरफ ले जाने के लिए टेम्परेचर को घटाना होता है, टेम्परेचर मस्ट बी डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग द प्रेशर देखते हैं भैया ना, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन वहां जाती है जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है, हाँ इधर ही कम है भाई, है ना, राइट साइड में। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड की तरफ, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन शिफ्ट नहीं होती किसी भी एक डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है पर शिफ्टिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा कैटलिस्ट से। 1 मोल NO है, 1 मोल O3 है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया बेटे। 50% NO रिएक्ट कर गया है, ठीक है। तो ये तो देखिए रिएक्शन भी बैलेंस है बेटे, कुछ नहीं करना आपको, इन सभी के मोल्स लिख लीजिए ना, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल है, ये 0 है और ये 0 है ना, NOO3, ठीक है, और NO2 और O2 है ना, ये सब 1 1 और 0 0। 50% रिएक्ट कर गया अगर, तो 1 में से हाफ चला गया, इसमें से हाफ ही जाएगा बिकॉज 1:1 का रेशियो है, बनेगा भी हाफ हाफ, मतलब सबके मोल इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे हाफ 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 और हाफ। वॉल्यूम भी जो है 10 लीटर है, वॉल्यूम भी सभी का सेम है, ठीक है। इसका मतलब आप केसी सॉल्व करोगे तो सब कुछ सॉल्व करके क्या आ जाएगा बेटे, 1 आ जाएगा बिकॉज कोफिशिएंट सबका 1 1 1, ठीक है। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, केसी की वैल्यू हो जाएगी बेटे 1, ठीक है। केसी पूछा ना, केपी पूछा आपसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, मेंशन नहीं किया, चलो केपी तो पूछ नहीं पाएगा बिकॉज टेम्परेचर नहीं दिया है, तो आप केसी निकालेंगे बेटे, ठीक है। केसी निकाला हमने, ओके। नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है HCl और NaOH का, जो कि वैल्यू है क्या, -50। तो इसी कंडीशन पे H2SO4 का क्या होगा, तो H2SO4 का भी सेम रहेगा बेटे, क्यों, बिकॉज H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और आंसर आपका क्योंकि पर इक्विवेलेंट है ना, दो इक्विवेलेंट्स के आंसर नहीं करने आपको, आपको ऑप्शन में देखिए पर इक्विवेलेंट ही लिखा है, तो पर इक्विवेलेंट नहीं चेंज करता है ना, पर इक्विवेलेंट तो -50 आपको दे रखा है, तो वही आपको लेके चलना होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर नहीं दिया होता है तो -57.1 लेके चलते हैं, पर क्वेश्चन में दे दिया तो आप -50 लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर दो इक्विवेलेंट्स बोलता तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसका बाय डेफिनेशन जीरो है, वो जो अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होते हैं उनका जीरो होता है बेटे, वो देख लीजिए कौन सा है। Br2 नहीं हो सकता है, CH4 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, Cl2 गैस है, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। इथेनॉल को मिक्स किया गया है एसीटोन के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है बेटे पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन जो है वो आपका एक डेल्टा एच शो करता है कैसा, पॉजिटिव, तो हीट क्या हो जाएगा बेटे, एब्जॉर्ब, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर आ गया ये। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन निकालना है, 500 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। देखो पहला ऑप्शन है मोलैलिटी, मोलैलिटी निकाल देते हैं बिकॉज सॉल्वेंट का ही मास दिया है, इसलिए आपको मोलैलिटी ही सुटेबल रहेगा। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये प्योरली कट गया बेटे पूरा पूरा 1, ठीक है। तो मोलैलिटी कितनी हो गई, 1m, 1m का मतलब 1 मोलल सोल्यूशन, 1 मोलल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, थ्री लिक्विड्स ABC है, इससे बॉईल करते हैं बेटे, तो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर 80 डिग्री पे किसका होगा, तो देखिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। तो आपको ढूंढना है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ताकि हाईएस्ट वेपर प्रेशर मिले,
तो आंसर हो गया लोएस्ट का ये है ना, तो आंसर हो गया बेटे ए। ठीक है, सिंपल फंडा है। किसी भी टेम्परेचर पे पूछे आप ये बात बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना कम क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा उसका, किसी भी टेम्परेचर। एक सॉल्यूशन है 28, ये भी सॉल्यूशन चैप्टर का है बेटे। 28% बाई मास ऑफ लिक्विड ए है। मोलर मास आपको दे रखा है इसका 140। वेपर प्रेशर पीटी दिया है, ध्यान रखना। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, और वाटर का दे रखा है आपको, है ना। तो ये सिंपल क्लियर हो गया कि भाई ये फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो है ये पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो पी नॉट ए आपसे पूछा गया है तो इसको तो आपको निकालना ही है ना, तो इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, है ना, और बाकी सारे टर्म्स को निकाल करके इसमें पुट करेंगे। ठीक है, एक्स ए जो है वो क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन, जो कि क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। आपका सॉल्यूशन है 28% बाई मास ऑफ लिक्विड ए, मतलब 100 ग्राम में 28 ग्राम क्या है, ए है। तो पहले आप 100 ग्राम में मोल्स निकालिए, तो 28 बाई 140 मोलर मास ऑफ ए, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। वैसे ही अगर 100 ग्राम में 28 ग्राम ए है तो बाकी पानी होगा, है ना, तो पानी कितना हो गया बेटे, 100 माइनस 28, 72। तो 72 ग्राम जो है वो वाटर है, तो 72 आपने ऊपर रख दिया और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, सॉरी, मोलर मास ऑफ वाटर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया बेटे, वाटर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा ये, और ये 4 से कट जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, हाँ 5 से कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 5 और 4 ये कट गया। अब यहाँ से आप एक्स से निकाल दो, मोल बाई टोटल मोल से, यहाँ से एक्स बी निकाल दो, मोल बाय टोटल मोल से। यहाँ पर एक्स से पुट करना है, यहाँ पर एक्स बी पुट करना है, और ये वाला जो पीबी है ये वाटर का, ये पुट करना है। ठीक है, बस। और पीटी दे रखा है आपको, है ना, पीटी क्या है 160, पीटी है 160, ये पुट करना है। जैसे आप ये पुट करेंगे तो आपका आंसर पी नॉट ए का मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। ठीक है, पर एक ही सवाल अभी तक ऐसा मिला है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन तो होगी। लैक्टिक एसिड की बात करें तो इसमें तो ये सिंपल फैक्ट आपने पढ़ा होगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर एक कायरल कार्बन होता है। ठीक है, जिसके पास कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक CH3 ग्रुप है, एक OH है, एक H होता है, और एक आपका COH ग्रुप होता है, एक कायल कार्बन के आस, एक कायल कार्बन इसमें रहता है ना। यहाँ पर एक मिथाइल हो गया, यहाँ पर एक OH हो गया, यहाँ पर एक H हो गया, और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। ठीक है, तो 4 अलग अलग ग्रुप है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, कायरल कार्बन हो जाएगा। इनमें से कौन सा कायरल है ना, तो कायरल आपको फिर से वही ढूंढना है बेटे, 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। देखिए ये रहा वो कार्बन, ये रहा वो कार्बन। ठीक है, जिसमें एक H है, एक OH है, एक CH3 है, और एक C2H5 है। ठीक है, तो 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ये आपका कायरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ नहीं करना बेटे आपको, सेम देखना होता है ना, ग्रुप कहाँ पर है, जैसे ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, सिर्फ ये बचता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCH3, HCH3 अभी सिस है, उल्टा करेंगे ट्रांस बन जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्कीन C4H8, है ना, तो C4H8 का मैक्सिमम नंबर पूछा है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया कि भाई स्टेट चेन बनाना है या फिर रिंग बनाना है। ठीक है, तो आपको एक तरफ से बना के देखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है बेटे, ये तो आपको बना के देखना पड़ता है ना। तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 4 का हो रहा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 4 का ही होगा स्ट्रेट चेन में, ओपन में मतलब। ठीक है, DB इसका 1 है, मतलब एक रिंग भी आप चाहे तो बाद में बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर लगाइए एक डबल बॉन्ड, पहला हो गया। ठीक है, अब इसी 4 कार्बन के चेन में यहाँ पर लगा दीजिए क्या, एक डबल बॉन्ड, तो ये वो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अच्छा, और क्या कर सकते हैं बेटे, 3 कार्बन का चेन बनाइए, 1 2 3, 3 कार्बन का एक चेन बनाइए। ये भाई, हाँ, तो इसमें क्या करिए बेटे कि अगर आप लगाएंगे CH3, है ना, यहाँ पर लगा दिया आपने CH3, और कहीं पर लगा ही नहीं सकते भाई, एक एक ही पोजीशन बचता है जहां पर आप लगाएंगे तो कुछ अलग क्रिएट होगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम ये होगा
कि आप डबल बॉन्ड नहीं लगा पाओगे फिर। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं लग पाएगा। नहीं, लग जाएगा, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, बट यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, ठीक है, या फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, वो दोनों एक ही बात होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा। या फिर यहाँ भी लगाएंगे तब भी एक ही बात होगी, एच, एक एच हटा करके। ठीक है, तो इसीलिए एक आपका ये क्रिएट होगा। यहाँ पर आप H2 लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, आप H2 लिख दोगे। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो 3 तो ये हो गया। अब क्या बना सकते हैं बेटे, ये बना सकते हैं आप C4H8, है ना, रिंग वाला एक बना सकते हो। 4 हो गए, 4 हो गए अभी तक। ठीक है, और क्या बना सकते हैं भाई, एक आप बना दीजिए ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, और एक यहाँ पर लगा दीजिए क्या, CH3। ठीक है, ये हो गए 5। ठीक है, ये हो गए आपके 5। तो 5 जो है ये आपके हो रहे हैं अल्कीन के। ठीक है, और इसमें 5 ऑप्शन नहीं है बेटे, और क्या कर सकते हैं। 4 का चेन बना ही लिया आपने, 2 का चेन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, या फिर ना, 2 का भी चेन बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम्म 4 कार्बन का ये रिंग हो गया, 3 का हो गया, है ना, कौन सा मिस हो रहा है भाई, कौन सा मिस हो रहा है। अच्छा देखो, चलो इसमें वापस आते हैं बेटे, एक मिस हो रहा हो कोई, दोबारा से आते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई C4H10 जो है ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है बेटे। ठीक है, तो इसमें देखिए C4H10 O, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये अल्कोहल है या फिर कीटोन है। तो ये आप डीबी निकाल के डिसाइड करते हैं, तो डीबी निकालेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये कीटोन नहीं हो सकता, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आएगा क्या, अल्कोहल, है ना। तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल या फिर ईथर बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया बेटे, एक पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, पहले सारे हाइड्रोजन को चेक कर लो एक बार, कहीं आपके हाइड्रोजन कम ना रह जाए ना। तो आपको 10 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल हो सकता है, और अल्कोहल का मेटामर क्या हो सकता है बेटे, ईथर हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो देखो, क्या ये पोजिशनल शो कर सकता है, अभी बिल्कुल कर सकता है। अभी आपने 1 पे लगा रखा है, उसको 2 पे लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी, पोजीशन हो जाएगा, है ना। और फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल बिल्कुल शो कर सकता है भाई ना। अभी ये अल्कोहल है, अल्कोहल को आप चाहे तो मेटामर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर में, है ना। तो अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हुआ तो फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। और मेटामर्स भी कर सकते हैं ईथर के आसपास। क्या करिए, एक बार दोनों तरफ इथाइल इथाइल लगा दो, ऑक्सीजन के इधर उधर इथाइल इथाइल लगा दो, और एक बारी मिथाइल एक तरफ और एक बारी प्रोपाइल एक तरफ। ठीक है, जिससे कि आपका मेटामर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर चारों टाइप के आइसोमर्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कोहलिक आइसोमर फॉर C4H10O। ठीक है, इसमें भी वही बात होगी बेटे, सेम काउंटिंग ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 यहाँ पर आपने लगा दिया OH। ठीक है, 4 लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट 4 है, इसीलिए आपने ये कर दिया। अब यहाँ पर लगाया तो अब यहाँ पर भी लगा सकते हैं, सेकेंड पोजीशन पे लगा सकते हैं, एक डिफरेंट क्रिएट होगा अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ लगाएंगे तो बात वही पड़ेगी। तो 4 कार्बन में यही पॉसिबल है। अब आते हैं 3 कार्बन पे। 3 कार्बन में आप पहले मिथाइल को फिक्स करिए, चौथा कहाँ लगेगा। यहाँ लगाएंगे नहीं, यहाँ लगाएंगे नहीं, यहाँ पर कुछ नया क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अगर आप आपको अल्कोहल को देखना है कि OH कहाँ लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ OH लगाएं, ठीक है, या फिर यहाँ लगाएं, या फिर यहाँ लगाएं, सारी बातें एक होगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका 3 कार्बन वाले चेन में ये CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक OH लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 2 ऑल करके, और ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 ऑल करके, है ना। ठीक है, तो नाम अलग अलग हो जाएगा इसका बेटे। ओके, तो ये हुआ आपका 4, है ना, बस, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन, 2 कार्बन का कोई चेन का मतलब नहीं है, तो इसीलिए और इसमें कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, है ना। और इसमें कोई रिंग विंग बन नहीं पाएगी, बिकॉज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा, इसका कोई अंदर कोई कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं बेटे, ओनली टू आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। आ जाओ आ जाओ। ओनली टू आइसोमर्स ऑफ द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल ऑफ, है ना। इनमें से पहले आपको बताना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का दो आइसोमर पॉसिबल है, कौन से कंपाउंड के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का, जिसमें एक सीएल लगे, एक सी सीएल लगे, ठीक है, और उसके दो आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, एक ही सीएल लगे और दो आइसोमर्स। अच्छा, तो एन ब्यूटेन में अगर आप देखें, अगर मैं यहां पर लगा देता हूं सीएल, यहां पर लगा देता हूं सीएल, ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड का मोनोक्लोरेट तो हो ही गया ये, इसका दो आइसोमर होगा। कैसे होगा दो आइसोमर बेटे? वो होगा आपका डीएनएल, बिकॉज ये हो गया आपका एच सी एच थ्री और C2H5 और एक सीएल, तो चार अलग अलग ग्रुप हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और दो ही रहेगा आइसोमर्स। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन को, है ना, तो एक दो तीन चार पांच, तीन दो पांच, है ना, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या सी। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन है वो आप कहाँ लगा सकते हो बेटे? यहाँ लगाएंगे तो सेम ग्रुप हो जाएगा, देखो ये और ये पूरा सेम ग्रुप हो जाएगा, है ना, तो ये तो ऑप्टिकल नहीं दे पाएगा आपको, है ना, यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं होगा, यहाँ लगाएंगे तब भी नहीं होगा, और ये तीनों बात एक ही पड़ेगी, तो इसीलिए इसमें कहीं पर भी एक क्लोरीन लगाने पे आपको दो आइसोमर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे करके आप इसमें इसमें भी चेक करेंगे तो आपको कायरल कार्बन नहीं मिलेगा बेसिकली, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटे? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि आपको मिल जाएगा ना, कायल कार्बन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से ब्रांच आइसोमराइजेशन कौन सा है? तो सिंपल काउंटिंग करना होगा बेटे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहना चाहिए, ठीक है, और रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब, है ना, तो देखो ये इसे ये है ना, ये आपका और ये, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम चीजें, तो आइसोमराइजेशन नहीं होगा ये, है ना। वैसे देखो ये है ये, और यहाँ पर एक मिथाइल निकला हुआ है, और वैसे ये भी है, चार कार्बन एक मिथाइल निकला हुआ, तो ये अलग है, मतलब ये सेम चीज है ना, ये आइसोमर ब्रांच आइसोमर्स नहीं है, और ये भी बिल्कुल सेम है, ये चार और ये ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ठीक है, ये हो सकता है बेटे, है ना, क्योंकि देखिए ये चार कार्बन की चेन है यहाँ पे, और एक कार्बन निकला हुआ है बाहर, ठीक है, टू मिथाइल और चार कार्बन की चेन, और इसमें आपका तीन कार्बन की चेन है और दो यहाँ से अलग तरीके से निकले हुए हैं, तो ठीक है, हाँ, तो ये आपका ब्रांच आइसोमर्स हो सकता है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि चेन की लेंथ सब में अलग अलग है, मतलब उनमें अलग अलग होना चाहिए, और आइसोमर्स क्रिएट होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इथेन और साइक्लोहेक्सेन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो फैक्चुअल है बेटे, इथेन में आपको पता है स्टैगर्ड होता है ना, और साइक्लोहेक्सेन में चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, फैक्चुअल है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ये रीजन होता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है बेटे? तो चेक करना होगा आपको, टू क्लोरोब्यूटेन को चेक करो, अभी अभी हमने जो किया था वो टू क्लोरोब्यूटेन ही था, ठीक है, एन ब्यूटेन से जो बनाया था हमने, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव है ना, एक कायल कार्बन इसमें प्रेजेंट है, जो कि ये वाला है। ठीक है, इनमें से कह रहा है अगेन ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा होगा, तो अगेन वही चेक करना होगा बेटे। अच्छा, तो सेम आ गया, फॉर्मूला भी सेम आ गया। ठीक है, ये देखिए, एक दो तीन चार, ये भी टू क्लोरोब्यूटेन ही है। इनमें से कौन सा एक आयरल है? एक आयरल का मतलब क्या? जिनका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज कर जाए, वो आपका एक आयरल होता है। ठीक है, तो देखो एफ का मिरर इमेज ऐसा बनेगा और ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, पी का ऐसा बनेगा, ये भी नहीं करेगा, लेकिन बॉल स्फेरिकल होती है, तो ये आपका मिरर इमेज ऐसा बनेगा और उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए एक कायरल है। पेयर ऑफ हैंड्स, तो ये तो कायरल होता है। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच दिया है बेटे, ठीक है, तो अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, पर आई गेस हम लोग सेक्शन बी में आ गए, तो सेक्शन बी में अगर आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखते हैं तो आप उसको
स्किप करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा। ठीक है, पर मुझे तो सारे सॉल्व करना है, तो देखिए डेल्टा यू आपको निकालना है। फॉर्मूला ये लगाएंगे, डेल्टा एच -3271 और माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 6 - 7.5। ठीक है, तो माइनस का 1.5 और ये माइनस और इसका माइनस कर देगा प्लस, तो 1.5। और आर जो है वो इससे डिसाइड करेंगे बेटे, क्योंकि ये किलो जूल्स में है, तो 8.314/1000 और टेम्परेचर है कितना, 300। टेम्परेचर है क्या, 300। ठीक है, तो यहां से आपका डेल्टा यू आ गया है ना, डेल्टा यू आ गया अगर, ठीक है, तो डेल्टा यू आ गया आपका किस यूनिट में, किलो जूल पर मोल में। तो आपको जो भी आएगा बेटे उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पूछा हुआ है ना कि डेल्टा यू एक मोल का नहीं बताना, पर मोल नहीं बताना है ना, आपको 1.5 मोल्स का बताना है। ठीक है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, करना पड़ेगा बेटे। इसमें कह रहा है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इतना से इतना। ठीक है, कुछ नहीं है। वर्क का फॉर्मूला लिखिए, -2.303 एनआरटी है ना, एनआरटी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 है। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे सवाल है भाई, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कुछ इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए ये दिया भी गया था आपको। एनआरटी लॉग P2/P1 है ना, P2/P1 सॉरी P1/P2 होता है ना, B2/V1 होता है और P1/P2 मतलब P1 का मतलब होगा इनिशियल प्रेशर और P2 का मतलब हो गया फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे, 10/1। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन, ये अगेन सॉल्यूशन चैप्टर का आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो संबंध है वो किससे होता है बेटे, वो होता है मोलैलिटी और आई से। तो मोलैलिटी से इक्वल कंसंट्रेशन बोल रहा है, ठीक है, तो आप आई से चेक करेंगे और सबका आई निकालेंगे। तो अगर आप चेक करिए बेटे, पहले वाले में आई जो है ना वो क्या है बेटे, 4 है, 3+1। इसमें 1+1 2 है, H2 वाला नहीं काउंट होता। ठीक है, सॉल्वेंट बन जाता है वो जाके, 2 1 3, और इसमें है सिर्फ 1। तो सबसे ज्यादा आई जो है वो इसका है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी बेटे, सबसे ज्यादा होगी। ये क्लास में हमने डिस्कस किया है। Boiling point of the solution is directly proportional to I and inversely proportional to the freezing point. I is inversely proportional to the freezing point of the solution, not elevation, है ना, freezing point। इनमें से हाईएस्ट यील्ड आपको चाहिए जेड का, तो मतलब रिएक्शन को राइट की तरफ लेके आना चाहते हैं बेटे। एक्सो है, एक्सो का मतलब लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करेंगे भागेगी रिएक्शन पीछे। ठीक है, लोअर टेम्परेचर आपको ढूंढना है। ठीक है, और लोअर टेम्परेचर में ये दोनों है 100 डिग्री। और प्रेशर की बात करें तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, ज्यादा रखते हो, प्रेशर हाई रखते हो, ठीक है, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, और कम किस तरफ है, फॉरवर्ड में ही कम है। तो इसका मतलब आपको प्रेशर को हाई रखना होगा, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 और 4 में लो हाई प्रेशर कौन है बेटे, 1018। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेंडरसन इक्वेशन, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है बेटे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपसे पूछ रहा है पीएच माइनस पीके अगर 5 है, तो याद करिए पीएच माइनस पीके जो है ये कौन सी इक्वेशन है, ये है पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, ये है। ठीक है, तो इसको यहां पर लेके आएंगे, माइनस करेंगे, इसका मतलब ये आपका 5 है। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 होगा। ठीक है, तभी ये 5 हो सकता है, तभी ये क्या हो सकता है बेटे, 5, तभी वो 5 आगे आएगा, है ना, और आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल्स टू एसिड इंटू 10 to the power 5, और इन्होंने एसिड लिखा हुआ, तो एसिड इज इक्वल टू 10 की पावर -5 वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। एसिड, हाँ ये रहा बेटा, है ना, सेकंड ऑप्शन है ना, एसिड इंटू 10 to the power 5 इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है,
नेक्स्ट 91 पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट BaSO4 का ये है, ये आपका Ba2+ है, तो कितना H2SO4 ऐड किया जाए ताकि पीपीटी बन जाए। तो ये तो केएसपी का क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो क्या करेंगे बेटे आप, Ba2+ मल्टीप्लाइड बाई SO4 2- है ना कंसंट्रेशन में, और ये किसके इक्वल होगा, KSP 1.5 10⁻⁻⁹ ठीक है। Ba2+ की वैल्यू है ये, है ना, ये पुट करेंगे बेटे आ जाएगा सल्फेट, ठीक है। तो 1.5 और ये पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है ना, हाँ ठीक है। और ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है। पर आंसर मैच नहीं करेगा शायद ये। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। देखिए इसमें क्या है ना, आपसे वो ऑप्शंस के हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा आंसर बनेगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको बताता हूँ, तो जो सल्फेट की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी क्या, 0.1 है ना, ये इधर आएगा 1.5 10⁻⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, -7 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए पीपीटी बनाने के लिए, है ना, ये बढ़िया सवाल है भाई। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए पीपीटी बनाने के लिए। तो ये कम है, ये कम है, ठीक है, ये भी कम है, इसलिए ज्यादा वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना था इसको। चलिए नेक्स्ट, 2 मोल लिया गया है PCl5, 2 लीटर कैपेसिटी में, 40% टूट गया है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा। देखो बेटे सिंपल सा ये तो, इक्विलिब्रियम का है PCl5 से क्या क्या बनेगा, PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा, ठीक है। सभी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगा तो Kc भी आ जाएगा। ये 2 मोल है, 2 मोल में से 40% गया, 2 मोल का 40% कितना होगा बेटे, 0.8 होगा, ठीक है। तो 2 में से चला जाएगा आपका 0.8, 0.8 चला गया, क्योंकि एक से एक बनता है तो ये भी 0.8 बनेगा और ये भी 0.8 ही बनेगा, ठीक है। तो ये है 1.2, वॉल्यूम से डिवाइड किया आपने, वॉल्यूम कितना है 2, मोल बाय वॉल्यूम करें ताकि कंसंट्रेशन आ जाए, ठीक है, और इसको भी डिवाइड करेंगे, और जैसे ही कंसंट्रेशन आ गया अब आपको क्या लिखना है बेटे, केसी। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 इंटू 0.4 बाई 0.6, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा है, स्टेबल के लिए दूर होने चाहिए बल के ग्रुप, ये रहा देखो बेटे, एमई यहाँ पर है, एमई यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड, फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है। काफी इजी सवाल। हाँ मतलब एक चीज मैं इसमें बताना चाह रहा था कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मोस्टली हिट करने हैं, जो लास्ट वाला सेक्शन है, सेक्शन बी वाला सेक्शन है, ठीक है। बाकी आप भी स्मार्ट है वैसे, ऑलरेडी आपको पता है कि भाई ऐसे सवाल हिट करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करना होता है इसमें। अब देखते हैं भाई, ये मोलैलिटी है, ये एलिवेशन है, तो के ए कितना होगा, है ना, के ए पूछ रहा है आपसे। तो आप याद करो के ए का जो फॉर्मूला होता है किसी भी वीक एसिड के लिए होता है C⁴/1 - अल्फा, ठीक है। तो आपको अल्फा पता करना है, बेसिकली अल्फा क्या होगा, और आई फैक्टर जो है वो कितना होगा बेटे, 1 + अल्फा होगा। जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n-1 और अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि इसका N2 है ना, 2 आयन्स में टूटता है, CH3CO- और H+, 2 आयन में टूटा, N2 पुट किया आपने, आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 + अल्फा। अब डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या बेटे, आई के बी और एम, ठीक है। तो डेल्टा टीबी है 0.75, आई है 1 + अल्फा, ओके, के बी है 5, मोलैलिटी है 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा बेटे, 1 + अल्फा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर आएगा 7.5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ना इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई 0.5, ठीक है, 0.5। तो इस अल्फा को यहाँ पर पुट करना है, सी है आपकी मोलैरिटी, ठीक है, वो आप पुट करोगे, 1 मोलर इज इक्वल टू 1 मोलर है, इसीलिए 0.1 मोलर जो है वही आपकी डायरेक्टली क्या बन जाएगी,
मोलैरिटी भी बन जाएगी, है ना, क्योंकि ये हिंट कर रहे हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये ग्राफ से समझ में आ रहा है बेटे, ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है और कम है, ठीक है। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा, जैसे जैसे आप एनबीएस ऐड करते हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर गिरता रहता है, ठीक है। तो 1 और 2 में इसमें कम है तो इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, बस ये आंसर है। हाइयर इन सॉल्यूशन 2, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.9 है, तो आरएलबीपी क्या होगा बेटे? आरएलबीपी जो है वो डेल्टा पी बाई पी नॉट होता है, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और सॉल्वेंट का क्योंकि 0.9 है, इसलिए सॉल्यूट का क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, एक और चीज है बेटे, गड़बड़ है। NaCl भी है ना, NaCl तो IX भी होगा, और I जो है वो 2 है, तो 2 × 0.2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.2, है ना। 0.2 वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिए, अच्छा, ये नहीं होगा बेटा ना, एटीएम नहीं, यूनिटलेस होती है। मोल फ्रैक्शन जो है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ही है मोस्टली, IX भी है, तो वो भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, तो आंसर जो है वो 0.2 एटीएम नहीं, वो क्या होगा बेटे? 0.2 होगा, ठीक है। आई फैक्टर यहाँ पर ध्यान देना था बस। मीजो टार्टेरिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटे, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास में। इसके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री होने के कारण ये आपका इनएक्टिव होता है ना, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बेसिकली, ठीक है। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है? टू पॉसिबल आइसोमर्स, साइक्लोहेक्सेन का 2 आइसोमर नहीं भाई, बहुत सारा बनेगा इसका तो। साइक्लोहेक्सेन में 5 की रिंग बना दो, है ना, उसमें मिथाइल लगा दो, ठीक है, या फिर 4 की रिंग बना दो, 2 मिथाइल लगा दो, बहुत सारे बनेंगे, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता। 3 कॉन्फर्मेशन नहीं, गलत है, 4 कन्फर्मेशन होते हैं। बोट इज मोस्ट स्टेबल, गलत है। चेयर इज मोस्ट स्टेबल, ऐसे पिछले भी, पहले भी हमने क्वेश्चन किया है। चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन डिफर है, अभी उससे एलिमिनेशन से भी कर लिया हमने कि भाई बाकी 3 गलत है, ठीक है। तो अगर आपको ये डेटा नहीं भी याद है तब भी आप यही ऑप्शन लगा के आएंगे, बिकॉज बाकी 3 क्लियरली गलत है, ठीक है। चलिए 99 पे आते हैं बेटे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले किस चीज का एग्जांपल है? ये अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका ईथर है, तो ये हो गया बेटे आपका फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिबिटेड बाय फंक्शनल आइसोमरिज्म किस में होता है बेटे? एसीटोन जो है वो ये होता है ना, एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और प्रोपियोनल डिहाइड क्या है? वो प्रोपनल होता है, कॉमन नेम है। प्रोपनल क्या होता है बेटे? CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भाई, ये फॉर्मूला भी सेम है, 3 3 6, 3 2 5 और एक फॉर्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, एक कीटोन है और एक अल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पर आपको मिल गया क्या? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बाकी आप चेक करेंगे। ये होगा मेटामर, ये हो जाएगा आपका चेन, और ये हो जाएगा आपका पोजीशन, ठीक है। तो ये आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन हो गया बेटे कंप्लीट। आई होप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सही सवाल किए होंगे। पेपर इस बार मुझे पर्सनली थोड़ा सा इजियर साइड पे लगा, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस कम आए थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन, लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप लास्ट बार से आप अच्छा स्कोर इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।